नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम गुप्तेश आचार्य है और मेरा एक यूट्यूब में चैनल है। सीजीपीएससी और यूपीएससी जैसे जुड़ी परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके लिए मैं चीज़ों को पढ़ाता हूं और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं सारे सब्जेक्ट लगभग मैं वहां पढ़ाता हूं। इसके साथ ही साथ मैं मुफ्त शिक्षाएं के लिए भी काम करता हूं और बहुत कम कीमतों में इन चीज़ों की तैयारी करवाता हूं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि सरकार जो है अभी 76% आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। संभवतः वो लागू भी हो जाए। यदि वो आरक्षण लागू हो जाता है उसके बाद से हर उस वर्ग के विद्यार्थी पर इम्पैक्ट पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आरक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता या उसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। मान लीजिए कि आज की डेट में जब थोड़े दिन पहले जो 58% आरक्षण लगा था, उसके आधार पर जितने भी लोग थे, मान लीजिए आपका बच्चा अगर जनरल से आता है, उसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, तब वो अगर 15 रैंक में भी आता है तो भी डिप्टी कलेक्टर के अगर उसको पोस्ट में देखना है तो वो वेटिंग लिस्ट के आसपास चले जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी है और उसका रैंक 200 भी आया है, उस केस में भी वो डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा पहली लिस्ट के तहत। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी ने ज्वाइनिंग नहीं ली तो इस विद्यार्थी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मतलब आप 15 रैंक लाकर भी, आप टॉप करके भी अगर बहुत अच्छे रैंक भी ला रहे हैं तो भी आपको अपना मन चाहा पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे पोस्ट में जाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि सिलेक्शन ही नहीं होगा। कहने का मतलब अगर 100 लोगों का सिलेक्शन लेना है, मेरिट बनाई गई, तो 100 में से मेरिट में शुरुआत के जो ऊपर के 24 बच्चे होंगे और वो जनरल के होंगे, अगर टॉप के होंगे और जनरल में आएंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा, अन्यथा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और बाकी के तो फिर कितना भी रैंक लाएं आप सेलेक्ट हो जाएं, ऐसा टाइप का मामला बनेगा। तो ये एक वर्ग विशेष के लिए प्रताड़ना है। यदि आपका बच्चा जनरल से आता है तो हम लोग अभी चीज़ें जो कर रहे हैं कि अगर 76% आरक्षण के साथ अगर पेपर होंगे तो सरकारी सभी परीक्षाओं का बहिष्कार करना है, चुनाव का बहिष्कार करना है। नेता का वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, एक सामान्य वर्ग के लोगों को इस प्रकार से देख रहा है, इस प्रकार से कर रहा है कि उनकी जीवन तो कुछ मर्थ अर्थ ही नहीं रखती। जी क्यों रहे हैं, मर जाएं, ऐसा। और सारे समाज में ऐसी प्रतिक्रियाएं बना रखी हैं कि एक वर्ग विशेष को दबाव में डाला जा रहा है, घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है। क्यों घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है? क्या आपका किसी ने बिगाड़ दिया? कुछ नहीं। और जब तक आप अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भारत का संविधान का आर्टिकल 15 आपको ये अधिकार देता है, मूल अधिकार देता है कि किसी भी हिसाब से, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जाति के हिसाब से आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। सरकार को ये अधिकार उसी के साथ संविधान में मिला हुआ है। यदि कोई जाति वर्ग थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए कुछ नीतियां बनाएं अलग से, उसके लिए मामला है। लेकिन अगर आप 50% से ज़्यादा मामला उसको ले जाते हैं तो ये बराबर की स्थिति नहीं बनती। यदि आरक्षण को देते समय आप जनसंख्या को आधार बनाएंगे तो फिर तो लोग बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। तो फिर तो ऐसा, फिर जनरल वाले को सबको तो एक एक घर में 10-10 बच्चे पैदा करो तो वो तो 4 साल में जनसंख्या बढ़ा देंगे और इतनी जनसंख्या कर देंगे 4 साल में कि फिर तो आरक्षण 100% फिर उनको मिलना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। ना तो गरीबी के आधार पर जब आप बीपीएल कार्ड बनाते हैं तो न जाने कितने अपात्र लोगों के घर में बीपीएल कार्ड मिलते हैं। इस बात से आप लोग सब अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जब हम कानूनी रूप से चीज़ें माननीय न्यायालय के पास लेकर जाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो एक वकील की आवश्यकता पड़ती है और वकील की खर्च होती है, कुछ पैसे लगते हैं। और वो पैसे हम सब जो भी वर्ग वाले हैं अगर मिल के एक एक 2-2 रुपये, 10-10, 20-20, 25 रुपये, जितना हमसे संभव हो हम दें, तो अच्छा वकील करके अगर हम इस मामले को यहाँ पर लड़ते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो हम अपने अधिकार और अपने आने वाले भविष्य बच्चों की, पीढ़ियों के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार की एक चीज़ अंग्रेज़ों ने की थी, जिसे फूट डालो और शासन करो की नीति कहती है। तात्कालिक रूप से राजनीति जो चल रही है, बहुत बड़ा बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि बात सही है। सब जानते हैं कि राजनीति जो है जातिगत तौर पर चल रही है। सरनेम देखकर वोट दिया जाता है, काम देखकर नहीं, इसीलिए देश अभी पिछड़ा हुआ है। कहीं से भी बेरोजगारी दर निकाल के बताया जा रहा है कि बेरोजगार है ही नहीं लोग यहाँ पर। तो फिर ये जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो कौन है? दूसरे ग्रह के हैं कि आप काउंट ही नहीं करना चाहते? खास तौर पर अगर आप आरक्षित वर्गों की भी बात करें तो आरक्षित वर्ग में से जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आरक्षण लेके, आप उनको आरटीआई लगाकर चेक करिए सर, कितने बच्चे के जो माँ बाप हैं जो आरक्षण से सेलेक्ट हुए हैं, वो किसी बड़े घर से वास्ता रखते हैं कि नहीं रखते?
सब राजपत्रित अधिकारी के बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे देखने के लिए मिलेंगे, जिनके पास पैसे हैं, कोचिंग भेज कर पढ़ा रहे हैं। उन गरीब विद्यार्थियों का क्या, जिनको आरक्षण तो मिला हुआ है लेकिन सुविधाएं संसाधन नहीं मिली हुए हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ा देने से कम पासिंग मार्क्स पे भी लोग पास हो जाएंगे तो और कम पढ़ेंगे। और एक वर्ग जो है, आप मात्रा समझ के देखिए, आपका बच्चा अगर गणित का पुस्तक पढ़ रहा है, क्लास 10th में है, अगर उसकी पासिंग नंबर 33 है तो वो 33 के लायक पढ़ेगा और 33 के लायक ज्ञानवान बनेगा। लेकिन अगर पासिंग नंबर 50 है तो वो 50 के योग्य पढ़ेगा और ज़्यादा ज्ञान उत्पन्न करेगा, ज़्यादा दिमाग में उसकी बातें आएगी। आप एक समाज के वर्ग को समझदार बनाना चाहते हैं या तो फिर और उसको चाह रहे हैं कि और वो उसकी हालात ख़राब हो जाए। और जब आप आरक्षण को बढ़ाते जाते हैं तो वो संवैधानिक तौर से किसी न किसी के मूल अधिकार की रक्षा करता है। ये कौन सी भावना हमारे अंदर पैदा हो गई है कि एक दूसरे को कुचल कर आगे निकल जाए, भेदभाव की भावना। संविधान में फिर आर्टिकल 15 जो है, कभी किसी स्तर में हमको ये महसूस ना होने लग जाए कि उसका क्या महत्व रख गया, कैसे मूल अधिकार हो गया। जब आप बोलते हैं कि मूल अधिकार में जाति के हिसाब से विभेद नहीं होना है, लेकिन फिर आप आरक्षण में ऐसा डाल देते हैं कि जाति के हिसाब से विभेद हो जाता है। मुझे न जाने कितने जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं वो मैसेज करके बोलते हैं कि सर हम लोग का आरक्षण में तो है नहीं मामला, हम लोग का सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, पढ़ाई छोड़ दें क्या, 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कैसे होगा सिलेक्शन। जब आप नॉर्मल चीज़ें निकाल कर देखते हैं, CGPSC का आप सिलेक्शन लिस्ट निकाल कर देखते हैं, तो कुछ तो पद ऐसे हैं जिसमें जनरल के बच्चे ही नहीं जा रहे हैं। इंटरव्यूज़ में भी वो चीज़ें आपको देखने मिलेगी, इंटरव्यू के नंबर आप कभी निकाल कर चेक करें सर। और एक वर्ग के साथ ही मैं नाम किसी वर्ग का लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप जब इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे तो कुछ वर्गों को जानबूझ के अच्छे मार्क्स दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए हैं। तो कब तक हम लोग जातिगत विभेद के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे? एक दूसरे से क्यों लड़ें? आपके पास, सरकार के पास नौकरी नहीं है। अगर मान लो 100 नौकरियां हैं, 100 बच्चे हैं, सब कैटेगरी मिला के सबको नौकरी मिल जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। वो आरक्षण तुमको लगाने की जरूरत नहीं है। दिक्कत इसलिए है आपके पास पढ़ाने के लिए सीटें नहीं है, शिक्षा व्यवस्था लचर है आपकी। आप जाइए स्कूल्स में जाकर देखिए, अभी 9वीं 10वीं के छात्रों को पकड़ के देखिए सर, कोरोना के टाइम पे आपने साइन करके पास करवा दिया सबको। पूरे देश भर में ये चीजें हुई हैं, जिसके कारण आप स्थिति देखिए बच्चों की। बच्चों को नहीं आ रहा, वो फेल होने की कगार पे हैं। अगर आप चेक करेंगे जाकर तो बच्चों पे 3-4 साल का प्रेशर एक साथ आ गया है, क्योंकि एक भी क्लास अगर आप जंप करते हैं तो दिक्कत आती है। सिर्फ ताली पिटवा देने से, 4-5 जगह फटाने फटवा देने से, जयकारे लगा लेने से नहीं होता। लोकतंत्र है। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि स्थिति पूरी बिगाड़ ही दो पूरा लोकतंत्र में। योग्य लोग बाहर बैठे रहें और जिनकी योग्यता कम दिख रही है वो उनको फिर आप बोल दीजिए कि चलो चलें। फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर लोग अरेस्ट होंगे इधर उधर, बड़ी बड़ी टीमें आएंगी ऊपर से, फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो गलत तरीके से अरेस्ट हो रहा है। फिर लोग वोट नहीं देंगे तो बोलेंगे ईवीएम खराब हो गया। तो हम लोग जो हैं, अगर ये चीज़ें लागू होती हैं साफ तौर पे, अब कोई जनरल कास्ट के तो मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो जाए तात्कालिक सरकार को वोट नहीं देंगे। दूसरी बात है, अगर आरक्षण उस टाइम तक लागू रहा और हमारे साथ ये विभेद चलता रहा तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में चीज़ें शामिल की गई, ऐसा कुछ चीज़ें आगे भविष्य में देखने के लिए मिले तो लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। आने वाले सभी नेताओं को हम लोग घुसने नहीं देंगे अपने एरिया में, सीधा बोल देंगे कि आपने तो भेदभाव बढ़ा ही दिया है, तो फिर क्यों ही आ रहे हैं वोट मांगने। ना तो हम वोट देंगे, ना आपको देंगे, ना किसी को देंगे, अगर जो विभेद हटाने की बात नहीं कर सकता तो। दूसरी बात है, जो दूसरे वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, उन वर्ग के गरीब बच्चों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, खासतौर पे जिस वर्ग को पढ़ाता हूँ मुझे पता है गरीब बच्चे हैं, वो पैसे होते कोचिंग में बैठे होते, 1-2 लाख की कोचिंग की फीस होती है। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और उस वर्ग से आते हैं, आप ये दर्द समझते हैं। मेरे स्टूडेंट सारे वर्ग से हैं, मैं जाति वाती में बात नहीं करता। मैं नहीं बोलता कि तुम इस वर्ग से आओ, तुमको वोट की राजनीति खेलनी होगी, तुमको करना होगा, मुझे नहीं करना। तो जितने भी ये वर्ग के लोग आते हैं, सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको तो ज़रूरत नहीं, हम टॉप करेंगे। जो गरीब बच्चे किसी गरीब घर से आ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो आरक्षण का लाभ? पहले कुछ नीति बनाओ, उनको बनाओ पहले कुछ। सब राजपत्रित अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे बनने जा रहे हैं। मानता हूँ उनके पास नॉलेज ज़्यादा इसलिए बन रहे हैं, नॉलेज के बेस पे बन रहे हैं, तो फिर
गरीब बच्चों का क्या होगा? गरीब तो गरीब रह जाएगा। उसकी क्या गलती है? उसके पास इतने पैसे नहीं है, 10-20 लाख रुपए है नहीं, वो कहीं लगा ले कोचिंग में। यूपीएससी की कोचिंग करनी है, 7-8 लाख रुपए खर्चे हो जा रहे हैं। सीजीपीएससी की कोचिंग कर रही है, 2-3 लाख रुपए खर्चे हो जा रहे हैं। कहाँ से पाएगा गरीब सर? ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आपने तो एक बेड़ा डाल दिया है कि साल भर का इनकम इससे कम नहीं होना चाहिए। कहाँ से? एक इनकम टैक्स के अंदर का जो मुद्दा है, 5 लाख के अंदर का ईडब्ल्यूएस का एक व्यक्ति, मान भी लो 5 लाख में से 2 लाख अगर वो ले दे के 5 लाख में घर चलता है। तेल का रेट तो बढ़ गया, आपको पता होगा। सिलेंडर का रेट भी डबल हो गया, वो भी पता ही होगा आपको, अगर आप होंगे तो उस माध्यम में। सरकार को ये चीज़ें पता है, आप ही ने रेट बढ़ाया है ना। गरीब का घर कैसे चलेगा? सोचा है कभी? अगर वो उतना पैसा भी दे दें तो कैसे चलेगा? और अमीर बनते जाए, उससे बेटर है कि जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है नौकरी, उनको पहले नौकरी दो। हमको हड़बड़ी नहीं है। राजपत्रित अधिकारी के जिनको बच्चों को आरक्षण ना दो शुरू में, बाद में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में मत दो आरक्षण। उसी अगर एसटी का बच्चा तो एसटी के गरीब बच्चे को आरक्षण पहले दो। गरीब बच्चे को पहले सेलेक्ट करें, फिर उस वर्ग के अमीर बच्चों को देते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे देश से गरीबी मिटाओ। ये क्या है? बेरोजगारी दर नहीं है, खत्म हो गया? कैसे, कहाँ से काउंट कर रहे हैं? कौन किसको रोजगार मान रहे हैं, किसको बेरोजगार मान रहे हैं? कंडे फेट जैसे मान के चलो, गोबर बेच के जो पैसा आ रहा है उसको रोजगार में गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो कोई नेता का, बड़े बड़े माता पिता हैं, वो गाली दे रहे हैं वर्ग विशेष को कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम विदेशी हो, भगो यहाँ से। कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं। क्यों हेट क्यों फैला रहे हो? समय है, एकत्रित हो जाइए। इसी तरीके से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, इसी भेदभाव के कारण। और तुम्हारी जो तुच्ची राजनीति है, ये सब के चक्कर में आप सिर्फ इन वर्गों के साथ खेल रहे हो। आपको भी पता है ये गैर कानूनी टाइप से चीज़ें, आरक्षण लागू होगी और आगे जाकर ये लागू ठीक से होगी नहीं। 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार जोड़ेगी नहीं इसे। तो आप वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशराइज करके हम इस चीज़ को करें, नहीं होगा। वो एक वर्ग विशेष को आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, एक गलत होप दे रहे हैं। आप किसी बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दे के छीन लेंगे तो जो उसको महसूस होगा वो एक खास पूरा आपको हेट अभी झेलना पड़ेगा। और किसी के पास मेरे ख्याल से, अगर आप हैं उस वर्ग से आते हैं, शिक्षक वर्ग से आते हैं और जनरल का दुख समझते हैं, चाहे आप जनरल के हैं नहीं हैं, वीडियो ज़रूर शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचाएं। पॉइंट वाइज बातें करें। फर्जी बातें का क्या मतलब है कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ था, अब तब वो हुआ था, ये हुआ था। अरे पास्ट की बातें उठा के लाओ तो न जाने कितने आपके नेता हैं अंग्रेजों का तलवे चाटे होंगे, उनके फैमिली वाले, कितने के फैमिली वाले, और फिर बाद में वो राजा बने, राजा के फिर फैमिली वाले आगे आए। ऐसे थोड़ी देखते हैं कि पास्ट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। फ्यूचर में जियो, प्रेजेंट में जियो। भूतकाल में जी रहे हैं, भूत प्रेत बन गए, कोई तरीका है ये? है? इसे समझिए, ठीक चीज़ें लागू करिए, गरीबों के लिए योजनाएं बनाइए। पैसा सही जगह जाना चाहिए, गलत जगह नहीं। गरीब को अगर नौकरी मिलेगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर अमीर को तो आप सब भरने लग जाएंगे, और गरीबों का क्या होगा? हम बोले थे संविधान में समाजवादी मामला रहेगा, कहाँ समाजवादी है? समाज आपका कहाँ जा रहा है? बच्चों के पढ़ने लिखने के स्टैंडर्ड को आप देखिए, 2-4 स्कूल खोल के वहाँ 4-5 बच्चों को टॉप करा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता। ओवरऑल हमारे छत्तीसगढ़ के सब बच्चे को टॉप करना जरूरी है, सब बच्चे का ज्ञान बढ़ना जरूरी है। नेशनल स्तर में जब हम लोग जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जब जाते हैं, तो पता चलता है अमीर घर के बच्चे तो अपने बच्चों को यूक्रेन भेज देते हैं, उनका सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ। गरीब बच्चा क्या करेगा? उसकी क्या गलती है? सब विषय में बात करना जरूरी है। तो आप खुलकर बोलिए, किसी से कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है ना? अपने वर्ग के लिए लड़ना जरूरी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, वरना पिस जाओगे इस देश में। जैसे घून पिस जाता है ना गेहूं के साथ, सेम वैसे ही। तो बिल्कुल आपको अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। किसी से भेदभाव मत करें, बहसबाजी ना करें। पता चल रहा है जनरल वाले सब आपस एक दूसरे में लड़ रहे हैं, जनरल एसटी एससी सब लड़ रहे हैं। हम तो एक है ना, बचपन से आपको कुछ अंतर हुआ था? फिर जब इस देश ने अंतर नहीं किया, भूमि ने अंतर नहीं किया, फिर ये सब भेदभाव क्यों करना है? आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है। सरकार बरकरार रही है हमको आपस में लड़ने के लिए। अगर आपस में हम सब लड़े तो सरकार का फायदा होगा। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज लगाए थे इसी देश में, जिसके कारण पाकिस्तान बना। और आज तक वो पाकिस्तान जो है वो चुभता है आतंकवाद के नाम पे। और अगर आप ऐसे ही जातिगत मामलों में लड़ते रहे
चीज़ें बहुत बाद में विकराल बनेंगी प्रॉब्लम। देशभक्ति ज़रूरी है तो हमको सबको साथ में रहकर न्याय संगत चीज़ें करनी पड़ेंगी। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, इस चैनल का वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक जगह में एकत्र होकर शांति प्रिय तरीके से हम चीज़ों को, अपने हक को, अधिकार को मांगे, शांति प्रिय तरीके से।